नहीं पुरानी वाला है नवा के हिसाब से उसका नहीं देखो मोटा भाई नवा रूम में देखना है कि ना हाय देखिए चैप्टर नाम लोगों का है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन कंपनियों के शेयर का लेगा अंकन आप अमलगमेशन देखो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है 7 कर रहा हूँ 14 है 14 है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताएगा था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है लेखा प्रमाण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाएगी प्रिंसिपल है रूल नियम है ठीक है ना इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा तो हम लोग बात करेंगे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की कि अमलगमेशन कहते किसको है तो बताओ अमलगमेशन किसे कहता है अमलगमेशन किसे कहते हैं ज्यादा फिर से पढ़ के बताऊं इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं एकीकरण किसे कहते हैं एकीकरण बताओ अमलगमेशन किसे कहते हैं देखो इसे 3 स्टेप में पढ़ेंगे दो या दो से अधिक कंपनी स्थापन किया जाती है हैं वालेकुम अस्सलाम सलाम कर दे आजा बैठो अमलगमेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया और तीसरा एक आता है यहाँ पर टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन 3 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे तीनों एक ही चीज है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है यही जानना है आज इसी का क्वेश्चन हम लोग को लगाना है ठीक है अमलगमेशन तो सबसे पहले बताओ कि देखो ये पहली बात है कि एक ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग पढ़े नहीं हो शेयर डिवेंचर और फाइनल अकाउंट ये सब तुम लोग पढ़ के आए थे इंटर में वो पढ़ के आए थे शेयर का डिवेंचर का और कंपनी का फाइनल अकाउंट तुम लोग पढ़ के आए थे प्रोफार्मा वगैरह या जो भी उसका तरीका था लगाने का बैलेंस शीट वगैरह का ये सब तुम लोग पढ़ा हुआ था लेकिन ये जो आज टॉपिक चलने वाला है हम लोगों का अब यहाँ से जितना भी तुम लोग आगे पढ़े हुए चाहे अमलगमेशन हो रिकंस्ट्रक्शन हो होल्डिंग कंपनी हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो ये सब के सब अब तुम लोगों का नया टॉपिक है और इसलिए इस कार्य से पढ़ो क्योंकि हमें बताया कि ये एमकॉम में भी तुम लोग पूछेगा अगर एमकॉम करने वाले हो अच्छा शेयर डिवेंचर फाइनल अकाउंट भी एमकॉम में रहेगा उसका प्रोफार्मा वगैरह पूछेगा जैसे इसमें पूछेगा बीकॉम में वैसे ही प्रोफार्मा एमकॉम में भी पूछेगा और ये जो अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन होल्डिंग कंपनी ये सब चीज़ें पढ़ोगे वो सब तुम लोग एमकॉम में भी पढ़ोगे ये मान के चलो कि बीकॉम और एमकॉम अगर पढ़ लोगे दोनों में काम नहीं देगा ये हाँ जी सबसे पहले अमलगमेशन क्या क्या होता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है इस चैप्टर की खास बात यही है तुम लोग जानना यही है तो अमलगमेशन बताए कोई अमलगमेशन किसे कहते हैं तब उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात हो और रिकंस्ट्रक्शन की बात हो अमलगमेशन किसे कहा जाता है सर जब दो या दो से अधिक कंपनी समापन की कगार पे आ जाती है तो फिर उन सब के व्यवसाय को संभालने के लिए किसी नई कंपनी की स्थापना की जाती है उसे बोलते हैं गुड देखो एक कंपनी चल रही है हमारे पास ऑलरेडी कंपनी चल रही थी 10 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल तक जब भी चल रही थी लेकिन चलते चलते क्या हो गई वो धीरे धीरे डाउन होने लगी बंद हो गई खराब हो गई जरूर कई सालों से घाटे में चल रही है वो तो क्या करते हैं कि वो कंपनी के चलाने के लिए दूसरी कंपनी निर्माण की जाती है एक कंपनी बनाई जाती है नई कंपनी जो होती है पुरानी कंपनी क्या कर लेती है खरीद लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर अमलगमेशन ही वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि डिफरेंस दिखाना है हमको यस सर लिखा हुआ अलग से वर्ड है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अमलगमेशन बोलते हैं हाँ इधर लेना ये आपकी ए लिमिटेड जो है कंपनी थी और बी लिमिटेड कंपनी थी क्या थी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंपनी रन कर रही थी दोनों कंपनी की पोजीशन डाउन हो गई
दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिले कि भाई देखो हम लोग पास इतने शेयर होल्डर हैं, ये हमारे पास प्लांट है, ये एसेट्स है, सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ बस नई शक्ति नहीं है, नई ताकत नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, दोनों मिल करके हम लोग काम करें। तो दोनों कंपनी आपस में मिलती नहीं है, बल्कि एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? उस कंपनी का नाम क्या रखते हैं? AB लिमिटेड। अभी तक थी A लिमिटेड, B लिमिटेड। एक नई कंपनी निर्माण की गई, एक नई कंपनी बनाई गई, एक नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, इसका नाम क्या पड़ा? AB लिमिटेड। AB लिमिटेड ने A को भी ले लिया और B को भी ले लिया, यानी इसको भी ले लिया गया है और इसको भी ले लिया गया है। न्यू कंपनी जो जनरेट की गई है वो क्या है? AB लिमिटेड है। AB लिमिटेड ने A लिमिटेड को और B लिमिटेड को क्या कर लिया? खरीद लिया, क्रय कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकरण करना, एकीकरण करना। दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया एब्जॉर्प्शन। इसको अगर हिंदी में हम लोग बोले तो इसको बोलते हैं संविलियन। क्या बोलते हैं? संविलियन या विलयन, विलय करना, एब्जॉर्ब करना, विलय करना, संविलियन। संविलियन का क्या मतलब होता है उसको भी समझो। ये आपकी A लिमिटेड है और ये आपकी अन्य कंपनी के खरीद करने में B लिमिटेड है। दोनों कंपनियां कमजोर हो गई है, B लिमिटेड कुछ ज्यादा ही हो गई है। A लिमिटेड क्या कर रही है? B लिमिटेड को खरीद ले रही है कि भाई दोनों के प्लांट मशीनरी मिल जाएगी, दोनों के डायरेक्टर जो है मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा सोचेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना है? A लिमिटेड जो है B लिमिटेड को क्या करती है? परचेज कर लेती है। A लिमिटेड B लिमिटेड को परचेज कर लेती है, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। ये टेक्निकल वर्ड, ये समझना ध्यान से। इसका मतलब जो दो डिफरेंस दोनों में निकल के आया, दोनों में जो मेजर डिफरेंट है वो क्या है ये बताओ। सर इसमें परचेज कर लेती है हाँ। और उसमें दोनों कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं। इसलिए ही परचेज किया गया है। AB लिमिटेड ने A लिमिटेड को और B लिमिटेड को क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है। सर वहाँ एक नई कंपनी क्रिएट एक ही कंपनी दूसरी कंपनी को तो ये तुम लोग डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों को समझ में यही आती है कि कंपनियां ली गई, कंपनियां ली गई हैं, कंपनियां दोनों में ली गई, लेकिन इसमें क्या है कि ओल्ड कंपनी को लेती है, एक एग्जिस्ट कंपनी को लेती है, और यहाँ पर क्या है? एक न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है और वो ओल्ड कंपनियों को परचेस करती है, खरीदती है, टेक ओवर करती है। बस रही है। ये दोनों में मेजर डिफरेंट है कि अमलगमेशन में एक नई कंपनी की स्थापना अवश्य होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी आती ही नहीं है, पुरानी कंपनियों को ही मिला लेती है, खरीद लेती है। ठीक है ना? जैसे अभी हम लोग बहुत सारे मोबाइल कंपनियां देखेंगे आपस में मिली हैं, जैसे कौन आजकल मिली है? एयरटेल और इसमें वोडाफोन और आइडिया सर, वोडाफोन और आइडिया बहुत सारी। ये देखो दोनों एग्जिस्ट कंपनियां हैं, एक एग्जिस्ट कंपनी दूसरी एग्जिस्ट कंपनी को ले ली है। ठीक है ना? एक एग्जिस्ट कंपनी एक एग्जिस्ट कंपनी की दूसरी एग्जिस्ट कंपनी को ली है, कोई नई कंपनी से फॉर्मेट नहीं की गई है, कोई नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो क्या है आपका ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, अमलगमेशन नहीं है। सर नाम तो उसका चेंज हो रहा है। सर चेंज हो गया था उससे कोई मतलब नहीं है। नाम अगर नई कंपनी बनेगी वोडाफोन आइडिया तब जाकर हो जाएगा। ठीक है ना? नई कंपनी का बनेगी तब, नई कंपनी का फॉर्मेशन किया जाएगा तब। लेकिन ये मान के चला कि जब एक कंपनी पुरानी कंपनी को लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और अगर नई कंपनी फॉर्मेट की गई होगी तो अगर पता करोगे उसके अंदर के बारे में, अगर नई कंपनी फॉर्मेट करके दोनों कंपनी को ले लिया होगा, यानी कि नाम क्या बताया उसका? हो गया VI हो गया। पहले ये कौन थी? वोडाफोन थी और आइडिया थी। वोडाफोन है सर। ठीक है ना? सर वोडाफोन नहीं है, वोडाफोन किससे होगा? वी से सर, वही का नाम बदल देखो, गया। अगर मान लीजिए दो कंपनियां इसमें थी, अगर अंदर से पता करोगे एक नई कंपनी अगर फॉर्मेट की गई होगी तब तो क्या हो जाएगी आपकी? वो अमलगमेशन हो जाएगी। नई कंपनी नहीं बनी है, उसी को अपने में ले लिया। ठीक है ना? लेकिन अगर एक एग्जिस्ट कंपनी दूसरे एग्जिस्ट कंपनी में आपस में मर्ज हो गई होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एक एग्जिस्ट कंपनी दूसरी एग्जिस्ट कंपनी को, अगर नई कंपनी फॉर्मेशन किया गया होगा तो वर्डिंग समझना, तब क्या बोला जाएगा? अमलगमेशन। लेकिन हमको इसमें उलझना भी नहीं है, अमलगमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा वो सेम होना है। जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे अभी, जो हम लोग सीखेंगे आगे करने के लिए, वो एब्जॉर्प्शन होगा तब भी हमको वही काम करना है और अमलगमेशन होगा तब भी वही काम करना है।
इसमें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। बस डिफरेंस मैं मुझको बताना है कि डिफरेंस दोनों में होता क्या है। अमलगमेशन में न्यू कंपनी फॉर्मेट की जाती है और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, न्यू कंपनीज में नहीं होती है बल्कि एग्जिस्ट कंपनी दूसरी एग्जिस्ट कंपनी को परचेज करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब ये आता है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है ये हम लोग एक अलग से चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, इसी के बाद पढ़ेंगे। अमलगमेशन के चैप्टर के पास ही हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो रिकंस्ट्रक्शन का आने वाला है। पुनर्निर्माण इसको बोलते हैं। तो पुनर्निर्माण किसको कहते हैं ये समझो, थोड़ा सा इसका देख लो इंट्रोडक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो कमजोर हो गई है अपने आप को ही फिर से क्या करेगी, रीस्टैंड करेगी। क्या करेगी वो, रीस्टैंड करेगी या इसको रीऑर्गेनाइज करेगी। क्या कहेंगे उसको, रीऑर्गेनाइज करेगी, रीस्टैंड करेगी, यानी दोबारा खड़ी होगी, दोबारा अपने आप को संगठित करेगी। मतलब कोई कंपनी जो खरीद नहीं रही है, न ये किसी कंपनी खरीद रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो स्टैंड करना चाह रहे हैं, फिर से कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, पुनः संगठित करना चाह रहे हैं। अगर ये चीज है, यानी कोई इसमें नई कंपनी नहीं आ रही है, कोई किसी को खरीद नहीं रहा है, ये खुद बिक नहीं रही है, वो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फिर से अपने आप को पुनः संगठित कर रहे हैं, ये समझा जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, पुनः निर्माण बोलते हैं। पुनः निर्माण यानी कि एक बार ऑलरेडी निर्मित है उसको फिर निर्मित किया जा रहा है, दूसरी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ढांचा थोड़ा बदला जा रहा है उसका, ठीक है ना। शेयर कैपिटल वगैरह जो है घटाई जाएगी या बढ़ाई जाएगी, पूंजी घटाई जाएगी बढ़ाई जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सब बदला जाएगा। तो इसका टॉपिक हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अलग टॉपिक है। इसमें भी पढ़ेंगे तो हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक होगा और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ना है। और हमने अभी बताया कि चाहे VI आपस में मर्ज हो गई हो, चाहे नई कंपनी बनाई गई हो, मतलब अमलगमेशन हो चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, दोनों केस में हम लोगों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उससे होना है, ठीक है। चलो ये हम लोग समझ गए कि इसमें होता क्या है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जो उसी के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे इसमें एक वर्ड यूज किया गया है अमलगमेशन। तो अमलगमेशन का मतलब यहाँ पर दोनों को अलग नहीं समझा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में यही बताया गया कि कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाए, मतलब चाहे वो खरीदी गई हो नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी को, चाहे पुरानी कंपनी खरीदती हो, मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि कंपनी अगर आपस में मिलती है, दो कंपनी आपस में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमलगमेशन। मतलब इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कि ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं और अमलगमेशन किसको कहते हैं। यहाँ पर अमलगमेशन का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से दो कंपनियों का मिलन है, दो कंपनियों का मिलन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगमेशन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर इसमें आता है ट्रांसफर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी। क्या बोला गया है, ट्रांसफर कंपनी किसे कहते हैं। चलो ये भी वर्ड जान जाना हमको। और एक आती है यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी। हाँ जी, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी किसे कहेंगे। ट्रांसफर कंपनी का मतलब होता है वेंडर कंपनी। क्या बोलते हैं इसको, विक्रेता कंपनी जो अपने आप को बेच रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसफर कंपनी। और जो ले रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका एक वर्ड है वेंडर। इसका वेंडर क्या है, परचेजर, यही ना। इसका मतलब जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी बिक रही है अपने, यानी कि इसमें बी लिमिटेड बिक रही है, तो बी लिमिटेड क्या हो जाएगी आपकी, बी लिमिटेड बिक रही है, यही आपकी क्या है, ये वेंडर, ये है आपकी ट्रांसफर कंपनी। और ये क्या हो जाएगी आपकी बायर या परचेजर कंपनी। क्लियर सबको है। तो हम लोग बेस मेन यही जानना है, हम लोगों को अमलगमेशन जानना है कि दो कंपनी का मिलन होता है। ये नहीं जानना है कि वो एब्जॉर्प्शन है कि अमलगमेशन है, उसको अलग से हम लोग नहीं जानेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से जानेंगे ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी, बस इसी को जानना हम लोगों को। जैसे इसमें देखो, इसमें ट्रांसफर कंपनी कौन है, ट्रांसफरी कंपनी कौन है, ये जो केस बनाया गया है ट्रांसफर कंपनी दोनों है फिर ना। इसका मतलब ये जो दोनों कंपनी आई है, इवेंट ट्रांसफर कंपनी, ये सब क्या है, ये
ट्रांसफर कंपनी है ये, और ये क्या आपकी ट्रांसफर कंपनी, परचेजर कंपनी, बायर कंपनी, यही ना है। यस सर। तो कुल मिला जुला करके इसमें दो ही चीज जानना है, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफर कंपनी। वो अमलगमेशन का स्वरूप की भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन का भी स्वरूप की हो सकती है। स्वरूप कुछ भी हो सकता है, बस हमको जानना है कि एक कंपनी ने खरीदा और एक कंपनी ने हमने आपको बेचा। जो बिक रही है उसको ट्रांसफर कंपनी, जो खरीद रही है उसको ट्रांसफर कंपनी कहेंगे। एक वर्ड इसमें आता है कंसिडरेशन। प्रतिफल। जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम लोग जानने चाहिए उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में जानना चाहिए। कंसिडरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिफल। किसे कहते हैं प्रतिफल? हैं? प्रतिफल बताओ किसे कहते हैं? प्रतिफल। एक प्रतिफल तुम लोग अभी सेकंड ईयर में पढ़ के आ चुके हो, बीआरएफ में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़े होगे। उसमें तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें सेक्शन 2D पढ़े होगे तुम लोग, धारा 2D कंसिडरेशन के बारे में, प्रतिफल के बारे में। उसमें क्या बताया गया था प्रतिफल के बारे में? बदले में कुछ न कुछ, बदले में कुछ न कुछ। यानी कि आप अगर कोई चीज बेचते हो तो कोई सामान आप देते होंगे, उसके बदले में आपको कुछ मिलता भी होगा। हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ मिलता भी होगा, पैसा मिलता होगा, सामान देते होंगे, या सामान देकर के सामान लेते होंगे, कुछ न कुछ तो मिलता होगा ना। कुछ देते होंगे तो कुछ मिलता होगा। या आप सर्विस देते हैं, अपनी सर्विस देते होंगे तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलता होगा या कुछ सामान मिलता होगा, कुछ भी आप करते होंगे। तो जब आप कुछ दे रहे होंगे तो उसके बदले में कुछ न कुछ मिल रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। फल मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि हम कोई चीज लिए उसके बदले में जो मिला, कहते हैं कि उसका परिणाम मिला, उसका फल मिला। प्रतिफल का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपने कुछ दिया उसके बदले में कुछ मिला। इस उसके क्या बोला गया है? एक तरह के काउंटर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप दे रहे हैं तभी तो मिल रहा है, अगर आप नहीं देंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो वर्डिंग यूज की आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिडरेशन बोलते हैं। अगर सिर्फ बिना दिए हुए आपको कुछ मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल नहीं बोलेंगे, उसे गिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तोहफा बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको मिल रहा है तभी जाकर के उसका वर्ड किया जाएगा कंसिडरेशन, प्रतिफल बोला जाएगा उसको। क्लियर है? आगे देखिए, तो इसका मतलब प्रतिफल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब एक कंपनी बी कंपनी को अगर ले रही होगी, एक कंपनी बी कंपनी को ले रही होगी तो बी कंपनी की सारी एसेट्स को ले रहा होगा, और एक कंपनी बी कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दे रहा होगा? उनको कैश दे रहा होगा या उनको शेयर दे रहा होगा। यानी कि ए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को लिया तो इसका मतलब क्या लिया? उसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी और स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर सबको ले रहा होगा, सारी एसेट्स ले रहा होगा और सारी लायबिलिटीज को भी ले रहा होगा कि ठीक है जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उसको मैं पे भी करूंगा। इसका मतलब हमारे पास कैश भी है, बैंक भी है, डेटर भी है, स्टॉक भी है, लैंड भी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं एसेट्स में से। इसमें से हम लोग अगर हमारे पास कैश होगा, स्टॉक होगा, डेटर भी होंगे, पैसा आएगा तो मैं ये क्रेडिटर भी आपके ले रहा हूँ या डिबेंचर होल्डर भी ले रहा हूँ, सबको मैं क्या करूंगा? भुगतान भी करूंगा। बाकी जो बचेगा कैपिटल हमारी है। तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को ले रहा है और उसके बदले में क्या देगा? ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, किनको? ध्यान देने बात को, किसको? शेयर होल्डर्स को कुछ न कुछ देगी, चाहे उनको शेयर इशू किया जाए चाहे उनको कैश दिया जाए, शेयर इशू किया जाए या कैश दिया जाए। इसी को हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। बदले में कुछ न कुछ, यानी उधर से आया कुछ तभी इधर से गया। क्लियर है? एक वर्ड यूज किया गया कंसिडरेशन का। चलो, तो ये सब सारी बातें थी हम लोगों की कंसिडरेशन के बारे में। अब देखा गया यहाँ पर कि मेरिट्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन, एकीकरण के उद्देश्य क्या है। जब कंपनी आपस में मिलती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी मिलती है, आपस में मिलने का मतलब क्या हो जाएगा? अमलगमेट होती है। तो क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्यों अमलगमेशन किया जाता है? तो कुछ उद्देश्य बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में कमी होगी। क्या होगी? प्रतिस्पर्धा में कमी, लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस यहीं पर तुम लोग देख रहे हो अभी दो कंपनी आपस में लड़ रही थी, वोडा और आइडिया, दोनों कॉम्पिटिटिव कंपनी है, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचती हैं,
दोनों मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात क्या हो गया, अब एक हो गए। अब सारे प्रोडक्ट उसके एक हो गए तो अब कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कंपनी आपस में मिलेंगी तो कंपनी के आपस के मिलने की वजह से कंपटीशन क्या हो जाता है, आपका कम होता है, प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। तो वही पहला वर्ड लिखा है इसमें कि प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, अब जब उत्पादन होगा तो बड़े पैमाने पर होगा। अभी दोनों अलग अलग कर रही थी, बहुत कम कम हो रहा था। जब दोनों मिल गए तो पावर बढ़ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बढ़ गए होंगे, दिमाग ज्यादा बढ़ गया होगा, राय मशवरा लेने में, सलाह देने में क्या हो गया होगा, थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा होगा, ठीक है। तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। व्ययों में कमी, एक्सपेंसिव में क्या हो जाएगा, कमी आएगी। भाई दो जगह खर्चे हो रहे थे, अब क्या हो जाएगा, एक ही जगह सब आ जाएगा तो कुछ स्टाफ कम भी हो जाएंगे, खर्च में कमी भी आ जाएगी। पूंजी में वृद्धि, अब दोनों कंपनियों की पूंजी जब मिलेगी तो पूंजी में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, इंक्रीज इन कैपिटल। प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एवं कंट्रोल क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। अभी तक दोनों के लिए अलग अलग थे तो हो सकता है किसी में कमजोर रहे हो, किसी में बहुत अच्छे रहेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट पा करके अच्छा कंट्रोल कर लेंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा विशेषज्ञों की सुविधा, एक्सपर्ट्स की फैसिलिटी से मिलेगी। हो सकता है किसी में एक्सपर्ट अच्छे नहीं रहेंगे, किसी में एक्सपर्ट रहेंगे। जब दोनों कंपनियां मिलेंगी तो हम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उन एक्सपर्ट का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा वितरण में सुविधा, डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। बाजार पर नियंत्रण, कंट्रोल करने में भी आसानी होगी, मार्केट में कंट्रोल करने में आसानी होगी। आप उत्पादन घटाना चाहते हो, अपना प्राइस बढ़ाना चाहते हो, क्या कर दो, उत्पादन कम करो और प्राइस बढ़ा लो, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी रहेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन कम रहेगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये तो डिमांड और सप्लाई का रूल पढ़ गया इकोनॉमिक्स में, ये नहीं पढ़े हो, डिमांड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई और प्राइस का रिलेशन तो पढ़ गया होगे इकोनॉमिक्स में। क्या रिलेशन है सब में है? देखो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब तो इकोनॉमिक्स में तो लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही हम लोग प्राइस डिटरमाइन होता है। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई है तो प्राइस आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जब दोनों कंपनियां मिलेगी तो सप्लाई कम करके मार्केट में क्या कर देंगे, शॉर्टेज दिखा देंगे, कमी दिखा देंगे उसकी, और डिमांड ज्यादा रहेगी, प्राइस बढ़ती मिलेगी, तब भी लोग लेने को तैयार रहेंगे अपना प्रोडक्ट हो, ठीक है। यानी कि एक तरह से मोनोपोली जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। मोनोपोली जान रहे हो ना किसको कहते हैं, मोनोपोली, एकाधिकार, एकाधिकार या मोनोपोली किसे कहते हैं, पूछे भी नहीं, मैं बढ़ भी गया था तो मोनोपोली जैसी स्थिति आ जाएगी। चलो कुछ होगा, मोनोपोली कोपोली है, क्या होता है मरिया, मोनोपोली सिंगल ओनर मेनी बायर्स जो होते हैं, समझ रही है। इसका मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसके बेचने वाला विक्रेता मात्र एक व्यक्ति है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो बेचने वाला है अपने मनमाने तरह से लोगों से अलग अलग रेट पर ले सकता है, किसी से ज्यादा ले सकता है, किसी से कम ले सकता है, किसी को फ्री में बांट सकता है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या मोनोपोली का, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सेलर हो, ओनर हो, अकेला व्यक्ति हो और उसके कंज्यूमर बहुत ज्यादा हो। नेटवर्क जैसे कंपनियां, देखो जो कंपनी नेटवर्क वाली है, ये ओडा है, एयरफोन है और जियो है, एयरटेल है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये जो है मोनोपोली में नहीं आएंगे, ये ओलिगोपोली में आएंगे। हाँ, इसको बोलते हैं अल्पाधिकार, यानी कि कोई प्रोडक्ट 2, 4, 10 लोगों के पास हो। ये साबुन कंपनियां किस में आएंगी, ओलिगोपोली में आएंगी। साबुन कंपनी बहुत सारी हैं, लाइफ है, लक्स है, ठीक है ना। कोई करिश्मा कपूर ले घूम रहा है, कोई कटरा कैफ को घूम रहा है, कोई ऐश्वर्या राय घूम रहा है अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर बना करके, ठीक है। आप पर साबुन लगाते हो हैं? अरे मैं बता दूं तुम लोगों को, मैं साबुन लगाता ही नहीं हूँ। अरे सर आप जब लगाते हो है साल नहीं, सही बता रहा हूँ।
साल 1.5 साल में अगर एक आध बार लगा लिया तो लाइफ बॉय लगाया, नहीं तो नहीं लगाता हूँ मैं साबुन वगैरह। साबुन लगा लिया साबुन का इस्तेमाल कम करता हूँ। भाई देखो मैं शैम्पू में शरीर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और क्या होगा, बदन के लिए धोगा नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे, मोनोपोली की बात कर रहे थे। मोनोपोली की बात चल रही थी। तो मोनोपोली का मतलब कोई ऐसा विक्रेता जिसका एकमात्र विक्रेता और विक्रेता बहुत सारे लोग हो। तो इसका एग्जांपल मैं पूछ रहा था, तो एग्जांपल तो लोग इलेक्ट्रिसिटी है, कई सारे लोग हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी में, सिर्फ सरकार एक ही व्यक्ति है, ये जिसको चाहती है कम कर देती है, जिसको चाहती है ज्यादा कर देती है। उसका रेट अलग अलग है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पज से ये जो है आपका रेट फ्लक्चुएट कर सकती है अपने हिसाब से। देखो अब जैसे अभी बुनकर फ्लैट रेट खत्म कर सकती है, कर दी है, तो इसके हाथ में ये मोनोपोली, इसको मोनोपोली कहेंगे कि अपने मनमाने तरह से जब चाहे वो बढ़ा सकती है, जब चाहे घटा सकती है, जिसको चाहे फ्री में बांट दे, जिसको चाहे दे दे। दिल्ली में तो फ्री में बढ़ रही है लाइट 300 यूनिट तक, ठीक है, वहाँ पर बढ़ रही है। अभी यदि हुकूमत बनाए सब कहाँ पर, आप वाले हरियाणा में, वही पंजाब में, वहाँ पर आपको 300 यूनिट तक चार्ज कितने तक फ्री मिल रही है। तो वो मोनोपोली जब रहेगी तो जिसको चाहे फ्री मिले, जिसका चाहे रेट अलग ले, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के हिसाब से अलग रेट बढ़ जाता है। ये हम लोगों का हो गया। तो मोनोपोली जो होती है खत्म, इसमें मोनोपोली आ जाती है, किसमें आती है, जब हम लोग अमलगमेशन पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है कंपनी आपस में मिलेंगी, तो सब कंपनी मिल करके अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाएगी कि सब प्रोडक्ट उसी एक ही कंपनी का हो जाएगा। और अभी हम लोग आगे चैप्टर पढ़ने वाले एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी, अगर आपन में खरीदते भी नहीं ना है तब भी कभी कभी कंपनियां एक दूसरे को होल्ड कर लेती हैं। होल्ड करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका सारा कंट्रोलिंग पावर अपने पास आ जाएगा। तो कौन सी दशा होगी, क्या चीज होगी, वो सारे रूल नियम अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के बाद। ये 3 चैप्टर एक दूसरे अटैच है, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन और होल्डिंग कंपनी, ठीक ना। चले अब एकीकरण के दोष क्या है, इसकी कमियां क्या है। तो अभी तक हम लोग इसके गुण पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे थे, प्रतिस्पर्धा में कमी होगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, व्ययों में कमी होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, प्रबंध एवं नियंत्रण में होगा, विशेषज्ञों की सुविधाओं का लाभ मिलेगा हम लोगों को, वितरण में सुविधा होगी और बाजार पर नियंत्रण होगा। अब इसके कुछ दोष है, कुछ कमियां हैं। डीमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, प्रबंधकीय समस्याएं, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ सकती है मैनेज करने में। दो कंपनियों के जब मिलेंगे तो आपस में पता नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी। देखो सबसे बड़ी बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि कौन साथ में रह सकता है, किस तरह से चलाना है। बाद मतलब ऐसा होता है कि दो कंपनी जब आपस में मिलती है ना, तो सिर्फ बस दोनों अपने अपने में गुरूर में रहते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, वो समझता है बहुत तेज मैं हूँ, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। भाई उनको एक दूसरे को समझना चाहिए, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि भाई उसको क्या ज़रूरत है या उसकी क्या परेशानी है उसको भी समझे, उसको भी समझना चाहिए कि सामने वाले क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। ये सब क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो ये क्या है, प्रबंधकीय समस्या आ सकती है। असहयोग, यानी कि दोनों एक दूसरे का सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं, तो अभी बताया गया कि जब आर्गुमेंट होगी तो मनमाने तरह से उसको रेट बढ़ा सकते हैं। पूर्ति पर नियंत्रण कर लेंगे, अभी हमने बताया कि सप्लाई कम कर लेंगे, सप्लाई कम कर रेट बढ़ा देंगे, तो रेट बढ़ा देंगे और सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल है उस पर। अति पूंजीकरण, वर्क कैपिटलाइजेशन। अब वर्क कैपिटलाइजेशन ये भी दोनों बीकॉम सेकंड ईयर में फाइनेंस पढ़ गए होंगे, बिजनेस फाइनेंस पढ़ गया हो कि नहीं पढ़ गया हो, कि भूल गए, फाइनेंस हाँ यार पढ़े हैं, व्यावसायिक वित्त, उसमें तुम लोग अंडर कैपिटल और ओवर कैपिटल पढ़ गए होंगे। ये ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण किसे कहते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, हैं बताओ फटाफट, ओवर कैपिटलाइजेशन किसे कहा जाता है। देखो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी कैपिटल की आपको आवश्यकता है कारोबार करने के लिए, उससे ज्यादा आपके पास कैपिटल हो जाए तो फालतू ही करनी पड़ी हुई है। आपको उस फालतू के पैसे पर कोई फायदा होने वाला है नहीं। लाभ अगर होगा तो ज्यादा हिस्सा बटेगा, उसमें से जितनी ओवर कैपिटलाइजेशन है उसका वापस पैसा कर दो, कम रहेगा, कम लोग रहेंगे तो प्रॉफिट का हिस्सा आपको ज्यादा मिलेगा।
ज्यादा लोग रहेंगे और उनका पूंजी का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो सबको बांटनी पड़ेगी। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं कि जितनी कैपिटल की आपको जरूरत है उससे ज्यादा अगर आपके पास कैपिटल पड़ी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और अल्प पूंजीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि जब पूंजी आपकी जितनी चाहिए उससे कम हो, ठीक है ना, जस्ट 50 का अपोजिट है। तो अति पूंजीकरण भी हो सकता है, दो कंपनियां मिल गई तो जितनी पूंजी चाहिए तो उससे ज्यादा पूंजी हो गई और काम अभी कुछ है नहीं उतना, ठीक है ना। छोटे व्यवसायों को नुकसान, जब दो कंपनियां आपस में मिलेंगे तो जो और छोटी छोटी कंपनियां होंगी क्या हो जाएंगी, उन पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जैसे देख लो अडानी अंबानी और ये सब का प्रमोशन हो रहा है, जितने छोटे छोटे उद्योगपति और धंधे वाले सब क्या हो रहे हैं, चौपट हो रहे हैं, सब बंद हो रहा है कारोबार। वजह क्या है कि बड़े बड़े सारी चीजों को करने लगे हैं आपस में, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जो 4-5 जो है इंडिया की, वही सब टॉप 10 में चल रही हैं, क्योंकि वो सारी चीजों पर कंट्रोल कर रहे हैं। वही मतलब कि इसको मोबाइल और टेलीकॉम कंपनियों को भी कंट्रोल करने लगे हैं, वही क्लॉथ में भी चले गए, टेक्सटाइल कंपनी में भी चले गए, वही मतलब इलेक्ट्रिसिटी में चले गए, वही रेलवे भी खरीद रहे हैं, वही एयरपोर्ट भी खरीद रहे हैं। सारी चीजें किनके हाथ में चली गई, यही 2-4 लोगों के हाथ में चली गई। तो जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे उनको ऑटोमेटिक मार पड़ जाएगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से सस्ता पड़ता होगा। भाई मटेरियल जो है उसको जो मिलेगा 10 रुपये किलो, उनको मिलेगा 7 रुपये किलो, तो जाहिर सी बात है कास्ट भी उनको कम होगी, मेरी कास्ट बढ़ेगी। मार्केट में जब मेरा प्रोडक्ट जाएगा 15 का मिलेगा, उनका प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 12 का मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। तो जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, बड़े बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा कारोबार, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होगा कि छोटे छोटे कारोबारी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई होगी। बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होगा, जब उत्पादन होगा तो क्या होगा, बड़ी कंपनियां भी इसमें हैं, छोटे कंपनी भी लोग लगाए हुए हैं, ये भी उत्पादन कर रहे हैं, वो भी उत्पादन कर रहे हैं, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम रहेगी, प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। तो फिर से एक बार डिसएडवांटेज देख लो, मेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, डीमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, यानी कि एकीकरण के दोष। तो प्रबंधकीय समस्याएं, असहयोग, मूल्य में वृद्धि, पूर्ति पर नियंत्रण, अति पूंजीकरण, छोटे व्यवसायों को नुकसान और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई, ठीक है। अब आते हैं एकीकरण के प्रकार। देखो टाइप ऑफ अमलगमेशन, टाइप ऑफ हाँ ये देखो दो तरह से इसमें अमलगमेशन का टाइप बताया गया तुम लोगों को। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, एक लिखा गया अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्या लिखा गया है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ अच्छा, फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ हाँ जी। देखो कॉन्सेप्ट नहीं समझ लोगे तो जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे ना कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब